अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सर आज हम बात करेंगे, जाहिर है कि सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया और बाकी सब जगह की बात जो हम किया ही करते हैं। जी जी। सबसे पहले तो खैर एक अफसोसनाक वाकया जो हम और आप बात कर भी रहे थे शो से भी पहले, कि आज़ाद कश्मीर के कुछ नौजवान जो थे वो जाना चाह रहे थे, कुछ लड़के जी जो जी। हैं वो इटली का सुना गया कि इटली जाने की कोशिश की जा रही थी और वो समंदर में जो है वो डूब गए, लेकिन उसमें से कुछ को जिंदा बचा लिया गया है, उनका अपने फैमिली से कांटेक्ट भी हो गया है और कुछ जाहिर है कि उन्हें बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। क्या कहेंगे आपके इस किस्म की सिचुएशन हमने पहले भी देखी है, लेकिन इस बार खैर आज़ाद कश्मीर के ये बच्चे थे, लेकिन बाकी जगह से भी पाकिस्तान के इस तरह से इलीगल तरीके से लोग जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कश्ती में कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग सवार थे और इसको डिंगी कहते हैं और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें औरतें और बच्चे रखे बिठाए हुए थे, ऊपर जो है वो मर्द और नौजवान लड़के वगैरह थे। तो ये लिबिया से चली है इटली के लिए, लेकिन रास्ते में जो मल्लाह था वो उससे गलती हो गई और वो गलत रास्ते पे होते हुए वो ग्रीस के नजदीक पहुंचे। कोई कहता है 50 किलोमीटर, कोई कहता है 80 किलोमीटर ग्रीस के साहिल से पहले ये कैप्साइज कर गई, कश्ती उलट गई, लोग डूब गए। और उसमें पाकिस्तानी जो कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वहां से अब तक जो मुझे इतला आ रही है वो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट ये है कि 135 के लगभग लोग डूबे हैं। और वो एक तो गांव है जो कोटली के पास, क्विरटा के पास, वहां के एक ही गांव के 30 लोग डूबे हैं जो कजन्स थे या दोस्त थे या ऐसे ग्रुप बना के निकले हैं। तो दो बचे हैं, दो सिर्फ लोग बचे हैं उसमें जो पीओजे के से थे और वो अभी ग्रीस में हॉस्पिटल में हैं। देखें, ये जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। अब जब और आज मैं ये मुआवजा किया मैंने, और मैं सोच रहा था कि देखो हम ट्रैवल करते हैं, अब तो खैर मैं कम ट्रैवल करता हूँ जरा। जब आज से 20 25 30 साल पहले जब ज्यादा यंग थे तो बहुत ट्रैवल करता था मैं। और अक्सर जब आप दोहा के एयरपोर्ट पे उतरते हैं या दुबई के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जो ट्रांजिट दूसरी फ्लाइट का वेट करते हैं घंटा या 2 घंटे, तो आप टहलते हैं वहां, ड्यूटी फ्री देखते हैं, चीजें देखते हैं, कॉफी पीते हैं। तो वहां पे अब सबसे पहले तो बाथरूम जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। तो मैं देखता था कि वहां बहुत हमारी तरह के एशियन लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, कोई मॉप मार रहा है उसमें कॉरिडोर में, कोई टॉयलेट में खड़ा है, वो आपको पता ना वो लेके खड़े होते हैं जी जी। टिश्यू पेपर इस तरह से। तो ज्यादातर मैं पूछता था तो ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर से होता था। और इसी तरह से आप लंदन आए, टैक्सी बुक करें तो मिनी कैब आपको जब एयरपोर्ट से लेने आती है तो टैक्सी ड्राइवर से पूछो आप कहाँ से हो, तो वो कहते हैं जी कश्मीर से, वो भी पीओजे के से हैं। किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे किचन के अंदर जो किचन पोर्टर है वो भी कश्मीर से है। बर्मिंघम में बेशुमार पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी वहां इंडियन यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर का, आज तक मैंने कोई ना तो यहाँ पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते देखा है, ना कोई रिफ्यूजी देखा है, ना मैंने टॉयलेट साफ करते हुए किसी को देखा है कि वो कहे जी मैं श्रीनगर से हूँ, ना कोई टैक्सी ड्राइवर मुझे श्रीनगर का या जम्मू का मिला है, ना मुझे कोई किचन पोर्टर मिला है। हाँ, अगर मिलता है कोई तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं? जी मैं कपवाड़ा से हूँ, कश्मीर से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। क्या करते हैं आप? जी मैं आईटी में यहाँ जॉब करता हूँ। जी मैं यहाँ मॉर्गन बैंक जो है, जेपी मॉर्गन में काम करता हूँ। जी मैं डॉक्टर हूँ। जी मैं ये हूँ। मतलब एक क्वालिटेटिव चेंज आती है तो मेरा दिल डूब जाता है, बाकायदा डूब जाता है मेरा दिल। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि
हमारे लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कैसे हो कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई आईटी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वहां मीरपुर मुजफ्फराबाद या कहीं पे उनके ऑफिस नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई जहाज के एयरपोर्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो फिर ये नौजवान लोग क्या करें? फिर ये नौजवान लोग यही करते हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि बजाय यूरोप आने के ये जो लोग मरे, इसका बेहतरीन एहतजाज ये कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग सब जगह पे नौजवान इंडिया का तिरंगा लेकर एहतजाज करें पाकिस्तान के लेकिन खिलाफ कि क्यों इस तरह हमें इग्नोर किया पाकिस्तान ने। जी नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ। लेकिन सर, मैं अभी रिसेंटली जब दुबई गई थी, या पहले कभी भी कहीं जाती हूँ दुबई वगैरह, तो मुझे तो वहां पे इंडियंस मिलते हैं जो टैक्सी भी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो होटल में भी काम कर नहीं, रहे हैं। कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। वो नहीं, मैं तमिल है, कश्मीर। वो ज्यादातर या तमिल है या साउथ इंडिया के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर के नहीं है। सही। लेकिन बहरहाल इंडिया वाले ऐसे अपने आप को अलग अलग करके नहीं बताते हमारे यहाँ की तरह कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। जो नहीं, हमारे वो यहाँ चलता नजर है आते वो हैं, आपको सिर्फ पता इंडियन है वो बोलते हैं, साउथ इंडियन है। पता आप लग उनको जाता है। पूछे, लेकिन दे आर साउथ बिल्कुल। इंडियन, मोस्ट ऑफ देम श्रीलंकन, साउथ इंडियंस, वो तमिल के जो इलाके हैं वहां के लोग। बिल्कुल। आप मुझे ढूंढ के लेकिन दिखाओ कोई दिल्ली का जो टैक्सी चलाता हो। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी अगली तो दफा इंटरव्यू करना देखूंगी। उसका, टैक्सी में कहना आप दिल्ली से हो, अच्छा मैं आपका वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप बताएं आप दिल्ली से, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप यहाँ क्यों आए, क्या जुल्म हुआ नहीं, आपके बिल्कुल साथ। नहीं सर। खैर, कोई मेहनत कर रहा हो तो उसमें तो कोई या ऐसी बड़ी पंजाब बात से है नहीं है। सरदार, पंजाब लेकिन से, सर इंडियन पंजाब से लोग हैं यहाँ, सर अगर लेकिन कोई जम्मू काम कर कश्मीर रहा से है आपको नहीं मिलेगा कोई। लेकिन सर अगर कोई काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खैर, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो जरूर इस यू बात आर को मिसिंग द माइंड में पॉइंट। रखूंगी। दैट इज नॉट द पॉइंट कि कोई ईमानदारी से करे या बेईमानी से कर रहा है। पॉइंट ये है कि क्यों जम्मू कश्मीर, इंडियन जम्मू कश्मीर के लोग आपको यहाँ पे टैक्सियां चलाते हुए नजर नहीं आते, हम्म। यहाँ पे रेस्टोरेंटों में काम करते नजर नहीं आते, या सिक्योरिटी जॉब, टॉयलेट साफ करने की जॉबें करते नजर नहीं आते, लेकिन मीरपुर के, मुजफ्फराबाद, बाग, भिम्बर, कोटली के, पुंछ के लोग यहाँ पे ये जॉब्स के अलावा और कोई अच्छी स्किल्ड ऊपर की जॉब करते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, माय फादर वाज अ डॉक्टर, आई वाज अ डॉक्टर, हमारा ताल्लुक मीरपुर से है, लेकिन हम तो आटे में नमक से भी कम है। कितने हैं यहाँ पे? बहुत कम, है ही कोई नहीं। बिल्कुल ये मैं ऐसे ही कह है, रहा हूँ क्योंकि मुआवजा। एक दो लोगों को मैं भी जानती हूँ जो मीरपुर से हैं और लंदन में हैं और डॉक्टर हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कम है। ऐसे लोगों की तादाद कम है। लेकिन सर, अगर हम बात ही कर रहे हैं उसकी आजाद कश्मीर की, तो अभी एक चीज हमने देखी होने जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका। और वहां पर उनको, आपको पता होगा कि उन्हें इनवाइट किया गया है, उन्होंने एड्रेस भी करना है। इस बात के ऊपर जो यासीन मलिक की वाइफ हैं, मशाल मलिक, उन्होंने अपील की है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो उनकी कैबिनेट है वो उन्हें प्रेशराइज करे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो यासीन मलिक को रिहा कर दें। ये न्यूज़ जो है वो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। आपके ख्याल से क्या उसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, या इस बात को वो इग्नोर करेंगे जो कुछ इन्होंने कहा है मशाल मलिक ने? मेरा नहीं ख्याल, और मुझे बल्कि मुझे यकीन है कि इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि यासीन मलिक एक क्रिमिनल था, एक हम्म। कातिल था, और उसने अपने ऊपर लगे तमाम चार्जेस को एक्सेप्ट किया ये सोच के कि उसकी जो सेंटेंस है वो कम होगी अगर वो गिल्टी हम्म। प्लीड करेगा। और दूसरा ये कि अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता तो फिर सारे सबूत सारी दुनिया के सामने रखे जाएंगे, जिससे उसका असलियत का पता चलेगा। ये शख्स 5 मासूम एयरफोर्स के सिपाहियों के कत्ल में मुलव्वस था, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, और उसी के तहत अब जो है वो इसकी जो सजाए मौत है उसको अपील की गई है कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मैं जाती तौर पर कैपिटल पनिश के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूँ कि इंसान की जान लेना जो है ना, वो इंसान के इख्तियार में नहीं होना चाहिए। इंसान को ये काम नहीं करना चाहिए कि किसी को फांसी लगाए। यूरोप में आपको पता है कि यहाँ पे सजाए मौत एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कानून बने थे, सजाए मौत खत्म हो गई थी। जी। सिर्फ नाजी जो थे उनको ट्राई किया गया था, जो जूस के हॉलोकॉस्ट में मुलव्वस थे
उनको फांसियां वगैरह दी गई, लेकिन उसके बाद अब खास तौर पर यूके में आप कत्ल करें तो फांसी नहीं है आपको। अब 10 भी कत्ल कर लें एट अ टाइम, फांसी नहीं है आपको, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, फॉर लाइफ विदाउट पैरोल जेल है, ये चीजें हैं। तो फांसी ये इसका मैं समझता हूँ कि फांसी वांसी से जराइम ना खत्म होते हैं ना जराइम कंट्रोल होते हैं। लेकिन यासीन मलिक का जहां तक ताल्लुक है, भाई मिसाल मलिक एक पाकिस्तानी खातून है, वो कौन सा कश्मीरी है, उसकी बीवी है, ये शादी भी जो है ये करवाई गई, कहते हैं कि ये शादी भी आईएसआई ने जो है वो अरेंज करवाई, इस शादी को अरेंज करवाया। और यासीन मलिक अब जेल में है, उसको जेल में पड़ा रहने दें, वो जितनी उसकी जिंदगी होगी वो काट लेगा। लेकिन अदालत का एक निजाम है भारत में, अगर भारतीय अदालत कल को ये कहती है कि नहीं इसको फांसी का हुक्म है और फांसी दी जाए और वो दे देते हैं फांसी, तो नोबडी कैन डू नथिंग अबाउट इट। वो तो फिर आपको पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ेगा कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश की जाए इंडिया में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से भी कोई खास रिएक्शन आता हुआ मैंने नहीं देखा यासीन मलिक के ऊपर। एक तरह की खामोशी है वो और कुछ कुछ पाकिस्तान टाइम ने के बंडन बाद। कर दिया ना, यासीन मलिक को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके बंडन कर दिया। अब वो प्रॉक्सी जहादी हैं, अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 5 मारे हैं ना कल परसों, लेकिन कल वैसे, लेकिन 5 सर वैसे दहशतगर्द जैसे जो पाकिस्तान से आए थे, तो आज पाकिस्तान के अखबारों में लिखा है कि भारतीय फौज ने 5 मासूम कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नीचे लिखा है अस्करियत पसंद जो है वो कश्मीरी नौजवानों, और अस्करियत पसंद क्या है, सीधा सीधा बोलो, टेररिस्ट थे, घुसपैठ कर रहे थे, एंगेज हुए, वो मारे गए, खत्म किस्सा। और इसी पाकिस्तान क्यों इसी मरवा चीज। रहा है ये नौजवानों को, ये सवाल करें कि व्हाई इज पाकिस्तान आफ्टर द लाइव्स ऑफ यंग पीपल and why are they training them and sending them across to die so that they can have a headline कि भाई मासूम कश्मीरियों को भारतीय फौज मार रही है। सर यही ये चीज समझ है, रहे हैं? यही जो जिसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, इन्हीं को रोकने के लिए बिल्कुल। यहाँ पर कहा जी जा जी। रहा है बार बार भारत की तरफ से। लेकिन सर अगर हम आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ ने फिलहाल पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है और लग भी नहीं रहा कि बड़ी जल्दी कोई इसमें काम होगा। काफी नाराजगी लग रही है, या बहुत सारी वो शर्तें लगा रहे हैं जो ये मान नहीं पा रहे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिया है। लेकिन सर उससे क्या होगा, क्या उससे ये कोई पाकिस्तान को चला पाएंगे? दूसरे गवर्नमेंट जो है वो उसका टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन बजट वो ले आई है। इस पे भी एतराज हो रहा है कि एक गवर्नमेंट जो 4 महीने की मेहमान है उसने बजट कैसे दे दिया। देखें, बजट तो मालियाती साल का बजट होता है, वो तो अगर आपकी एक बुरी हुकूमत भी हो और वो फिजिकल ईयर के बजट के टाइम पे मौजूद हो तो उसको बजट देना पड़ता है, क्योंकि आपका फिजिकल ईयर के हिसाब से बजट डिजाइन होता है, ना कि कौन सी गवर्नमेंट बजट दे रही। यही वजह है कि जब बेनजीर भुट्टो 1988 में इलेक्शन के नतीजे में आई, तो 1989 में जो बजट उन्होंने पेश किया वो बजट उनका नहीं था। वो बजट अंजुम फारूक पराचा, मेरा ख्याल है उनका नाम था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे ज़ियाउल हक के, वो उनका तैयार किया हुआ बजट था जो उन्होंने पेश किया, जिस पर सबसे पहली दफा मेरे और बेनजीर भुट्टो के इख्तलाफात भी वहीं से शुरू हुए और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके खिलाफ कि ये बजट जो है ये पीपल पार्टी का बजट नहीं है, ये अवाम का बजट नहीं है, ये तो फौज का बजट जो है वैसे का वैसा आगे आगे पढ़ के सुना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जो टेंशन होनी चाहिए आप लोगों को वो ये है कि शेल पाकिस्तान लिमिटेड जो है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है पेट्रोलियम की, उन्होंने पाकिस्तान में अपने जो है वो अपना सिस्टम करने का ऐलान किया है। 77% ऑफ देयर एसेट्स जो थे वो सेल पे उन्होंने लगा दिए हैं। $3.7 बिलियन का उनको इस साल के पहले क्वार्टर में नुकसान हुआ है और वो पुल आउट कर। अब जब वो पुल आउट कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि पहली बात तो ये कि ये धचका है बहुत बड़ा, इसलिए कि जो इन्वेस्टर कौन आएगा ये देख के कि शेल निकल रहा है वहां से, यही चीजें देख के होता है ना। ये एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक भेड़ चाल होती है कि जी एप्पल चला गया इंडिया, ठीक है ना, वो देखा तो बाकी भी कहेंगे वो जा रहा है तो हम भी चलते हैं, सब चल। इसी तरह चाइना में 80, 81, 82, 83, 84, 85 में भी चाइना की ये भेड़ चाल थी, यूरोप की एक कंपनी की, तो बाकी भी चलना शुरू हो गई। एक निकलती है तो बाकी भी फिर भागेंगी वहां से। तो
पाकिस्तान का इस वक्त जो आईएमएफ का मसला है, आईएमएफ लोन नहीं देगा जब तक आईएमएफ को ये गारंटी नहीं होगी कि पाकिस्तानी फौज के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं इनको टैक्स के नेट में लाया जाए और पाकिस्तानी फौज का बजट कम से कम 15% जो है वो कम किया जाए। उस वक्त तक सर अभी तो बढ़ाया है, 15% बढ़ा दिया है इस हाँ, बार तो तो बढ़ा दिया ना, तो अब 30% कम करना पड़ेगा। तो ये देखिए आरजू, आपकी मगर सर ये कौन कर सकता है मिसफॉर्चून सर? है। सर कौन है सर, कौन इतना पावरफुल है जो बजट को कम कर पाए फौज का? ये आप बैठिए मेरे सामने, तो यू मैं आर, हाँ, यू द सर की मेरी कॉमन सिटीजन्स फोटो ऑफ पाकिस्तान, आप लोग हैं। आप लोग जिस दिन ये काम छोड़ देंगे ना कि नवाज शरीफ की तरफ देखना और बिलावल भुट्टो की तरफ देखना और फौज की तरफ देखना और इमरान खान की तरफ देखना, ये आप काम छोड़ देंगे और जिस दिन आपके अंदर ये एतमाद आएगा और आप खुद अपनी तरफ देखना शुरू करेंगे, अवाम अपनी तरफ देखना शुरू करेगी, तो फिर यहाँ पे वो इनकलाब आएगा जो ऑलरेडी बिलेटेड है, ताखीर हो चुकी है उसमें। आप लोग देखते, आप लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है और इसमें आपका कसूर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आपका खत्म किया गया है। आपको ऐसे सियासी और नफ्सियाती और जो कहते हैं ना, एक बयानिए की गुंजलक में आपको फंसा दिया गया कि पहले तो उससे बाहर निकले। देखो ना, आप किस किस चीज में से निकले। पहले इस्लाम के जो एक कब्जा है आपकी नफ्सियात पे, उससे आजादी हासिल करें। फिर आप दो कौमी नजरिए की सोच और उस गुंजलक से आजादी हासिल करें। फिर आप जो है वो तासुब जो है, नस्ली तासुब, सूबाई तासुब, इससे खुद को आजाद करें। फिर आप इस गलतफहमी से आजाद करें कि फौज जो है वो आपका दिफा कर रही है। फिर आप, मतलब बेशुमार तासुबात है ना, इनसे आप आजाद होने के लिए तैयार नहीं है। आप जब भी देखते हैं कोई चीज तो आप इस्लाम की ऐनक पहन के देखते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हदीस में ये आया है, कुरान ये कह रहा है। ओ भाई, कह रहा है, that has only got a reference value. How are you going to solve your problems, which are concrete problems, through concrete analysis? वो आप नहीं करते। या फिर आप कहेंगे ये बलोचों में दहशतगर्द है सारे। और भाई, कैसे पैदा हो गए दहशतगर्द बलोचिस्तान? पीओजे के वाले कहते हैं हमने इंडिया के साथ जाना है, हमने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना। बड़े बेगैरत है। ये क्यों कहते हैं आप, बजाय ये कहने के और ये सोचने के कि पीओजे के लोगों को क्या तकलीफ पहुंची है हमसे, पाकिस्तान ने क्या किया है जो वो हमारी तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि हमसे इतनी जो है वो खिंचे हुए क्यों है, वो आप सोचते नहीं। आप फौरन लेबल लगा देते हैं, ये गद्दार है, ये फलाना है, ये दहशतगर्द है, ये ऐसे है, ये वैसे, खत्म बात। तो अवाम के पास ताकत है और प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी अवाम को सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून, कश्मीरी में तकसीम कर दिया है। लेकिन आप एक एक चीज होमोजीनियस एंटिटी बनने में कामयाब ही नहीं हुए। इसलिए पंजाब से आवाज उठती है तो बलोच उसका साथ नहीं देता, बलोचिस्तान से आवाज उठती है तो पंजाब साथ नहीं देता। सर ये ऐसा मतलब तो नहीं है, सर ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी आवाज नहीं उठा रहा या कोई भी बात नहीं कर रहा। जिसमें जितनी हिम्मत है या जितनी ताकत है, जितना वो मैनेज कर सकता है, उतनी बात तो कर रहा है। लेकिन एक चीज सर मुझे बताइएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप माइंड नहीं किएगा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ। जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, ठीक है, वो तो वहां से बढ़ बढ़ के बातें कर लेते हैं और जो पाकिस्तानी मुल्क के अंदर उन्हें कह देते हैं कि जी आप जिम्मेदार हैं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग तो एक महफूज जगह पर हैं और आप जो मुल्क के अंदर लोग हैं उन्हें आप खतरे में डाल रहे हैं ये कहकर कि जी जाके जो है वो एजेंसीज और फौज से और दूसरे लोगों से या पॉलिटिशियन से, जो भी ताकतवर है, उससे लड़ जाओ? क्योंकि यहाँ फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। हमने बहुत से लोगों को गायब होते देखा है, मरते देखा है, कई नुकसान होते देखा है। तो सर आपको वहां बैठ के सर, मतलब आइसक्रीम खा के, कॉफी पी के ना, कि चढ़ जाओ, कर जाओ, ये कर जाओ सर, मतलब ये बात है नहीं, सर, थोड़ा सा ख्याल करें। मैंने आपको कहा है कि बाहर जाके मुजाहरा करें या फौज से टकराएं या किसी से टकराएं या गवर्नमेंट से या पुलिस से जाके ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका भी जवाब देता हूं कि हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे। मैं तो सिर्फ इस वक्त ये कह रहा हूं कि फिक्री जहाद, जहाद कहते हैं ना, आपको बड़ा शौक है जहाद लफ्ज इस्तेमाल करने का,
तो पहले फिक्री जहाज शुरू करें, अपनी फिक्र और सोच को आजाद करें, मजहब, तोहम परस्ती और झूठे बयानियों की कैद से अपने इसको आजाद करें। सियासी शऊर जो है या मुआशी शऊर जो है उसको एज एन एनालिस्ट डेवलप करें। यू शुड बी अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, नॉट वर्शिपर ऑफ आइडियोलॉजीज, even if it means to be worship of a religion. No, you should be above that and then look into these different ideologies, religions, and then make your own perspective, your own analysis, concrete analysis of the concrete ground realities. अब आ जाती है बात कि हम यहां बैठे हैं तो हम सेफ हैं। हम सेफ नहीं है। आपको किसने कहा हम सेफ हैं? मेरे घर पे 2 दफा MI5 वाले आ चुके हैं और मेरी वाइफ को, वो मैं तो घर पे नहीं हूं, लेकिन मेरी वाइफ को उन्होंने जाके 2 दफा MI5 वाले आए और उन्होंने आके कहा है कि डॉक्टर अमजद की लाइफ को खतरा है, आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, डॉक्टर अमजद साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता वो कहाँ है, वो तो मुझे छोड़ के चले गए, 3 साल हो गए उनको, वो तो चले गए। और ये बात भी सही है, मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं किसी को, मुझे सवाए मैं चाय पे भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं एक ऐसे काम में इन्वॉल्व। करीमा बलोच का कत्ल हो गया, साजिद बलोच का कत्ल हो गया, एक कईयों के यहाँ को भागना पड़ता है या अपनी कौम के लिए आवाज उठाता है जिसका मफाद पाकिस्तानी फौज के मफाद से मुतसादम होता है, वो दुनिया में कहीं भी जो है वो सेफ नहीं है। यहाँ पे हर एम्बेसी के अंदर जो मिलिट्री अटैची है वो ISI का बंदा है, उसकी पूरी टीम है नीचे, जिसका काम ही ये है कि मॉनिटर करना डिसिडेंट्स को। तो यहाँ पे हम सेफ नहीं हैं और वहां पे आप लोग जो है वो, हम जिस्मानी तौर पर सेफ नहीं है और आप लोग जो है मुआशी तौर पर सेफ नहीं है, सियासी तौर पर सेफ नहीं है। अब आप देखिए, आपको पता है मैं इमरान खान का बड़ा क्रिटिक रहा हूं और अभी भी हूं उसकी पॉलिटिक्स का, लेकिन आप देखें कैसे उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। तमाशबीन लोग हैं ना, तमाशबीन लोग हैं। फौजी अदालतें लग रही, कह रहे हैं होना हंसी मजा होने लगेगा, पता है भाई। लेकिन यही फौजी अदालतें हैं जिनमें मेरा ट्रायल हुआ था 1977 में, जिसमें मुझे 1 साल कैद 5 करोड़ की सजा हुई थी। यही फौजी अदालतें हैं जिन्होंने 16,000 पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को जिया उल हक के दौर में कोड़े मारे। यही फौजी अदालतें बनी थी उस वक्त जिनसे 3 से 5 लाख तक लोगों को जेलों में भेजा गया। तो आज ये फिर बन रही हैं। आप ये तो फैसला करो ना कि आप पैरेलल, आपके मुतवाजी जुडिशियल सिस्टम आज चलेंगे। शरिया भी चल रही है, अदालतें, सिविल कोर्ट्स भी चल रही हैं, अब बीच में फौज की अदालतें भी आ गई। आपका तो जो अदालती निजाम है वही यूनिफॉर्म नहीं है। तो अभी देखो वकील जो है वो राबिया बाजवा है, लाहौर की बड़ी मशहूर वकील हैं और मेरे वो 30 साल के उनसे सियासी दोस्ती रही है। वो मैं उनकी तकरीर देख रहा था, वो बड़ा खिलाफ बोल रही हैं इसके। अब खोसा साहब जो है वो बोले हैं तो उनके घर पे फायरिंग करा दी है। तो कहाँ जा रहे हैं आप एक ही गाड़ी में हैं। थोड़ा सा बिल्कुल फर्क है कि सही। मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं उस तरह से बाहर नहीं हूँ, मतलब टारगेट सामने नहीं हूँ। आई एम अ मूविंग टारगेट, और वो इंग्लिश में कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हिट अ मूविंग टारगेट देन अ सिटिंग डाउन। नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेकिन बात यही है कि आप जैसे लोगों की बात को हम सुनते रहते हैं और सुनते रहना चाहिए। आपके अपने चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद हो कुछ बेहतरी की, और लोग थोड़ी अक्ल करें, जो खास तौर पे वो जो पॉलिसीज बनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू।